हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का इकॉनमी सर्वे 2022-23 डिस्कस कर रहे हैं। बजट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बजट में हम अगले साल की बात करते हैं, इकॉनमी सर्वे में हम पिछले साल की बात करते हैं, यानी 2022-23 की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। लेकिन ये आज आता है 31 जनवरी को ही। तो जब हम अगले इकॉनमी सर्वे की बात करेंगे तो ये जो बचे हुए फरवरी और मार्च महीने का जिक्र अगले में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बनाता कौन है? बनाता प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसका इकोनॉमिक डिवीजन क्या करता है? बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि अभी है अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस किया गया था 1950-51 में, और उसके अलावा 1964 तक क्या है, इकॉनमी सर्वे और जनरल बजट एक साथ आता था। बट अब से मतलब 1964 के बाद से इकॉनमी सर्वे एक दिन पहले आने लगा बजट से। एक चीज़ और बिहार से याद रखिए, बिहार में पहली बार इकॉनमी सर्वे कब आया था? 2006-07 में बिहार में आया था। उस समय सीएम कौन थे? उस समय सीएम थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से याद रखना, ये 8 टाइम सीएम बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा उस समय के गवर्नर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर के बारे में थोड़ा सा 1-2 और चीज़ें मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले गवर्नर बने थे गवर्नर ऑफ बिहार। ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है जब बिहार अलग हो गया था उड़ीसा से, सर जेम्स डेविड शिपटन, ठीक है ना। ये 1936-37 में। अगर बात करें बिहार और यूपी के साथ में, तो गवर्नर पहले कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। लेकिन ये गवर्नर है, लेकिन अगर एलटी बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के, सबसे पहले कौन बने थे? 1912 में सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। तो ये अलग है, ये अलग पोस्ट है। मतलब सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट गवर्नर के पोस्ट में कब से बना? 1920 से बना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको याद ही रखना है। बिहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। ये पहले इंडिया के पहले एडवोकेट जनरल थे बिहार, पटना के, और वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर थे। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर थे सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। कभी कभी उनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी बोलते हैं, हम लोग तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही। क्लियर? इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। अब चलिए अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक, इकॉनमी सर्वे के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना है और फिस्कल डेफिसिट कितना है। देखो 2021-22 का प्रोविजनल एस्टिमेट्स करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ है 8.7%, फिस्कल डेफिसिट है 6.7%। एडवांस एस्टिमेट करते हैं, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है 7% जीडीपी ग्रोथ है, फिस्कल डेफिसिट है 6.4%। ये भी याद नहीं रखना, मेन आपको ये याद रखना होता है। और यहाँ इंडियन इकॉनमी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन की बात करते हैं 2022-23 में। इन्फ्लेशन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन है 6.8%, डब्ल्यूपीआई पे इन्फ्लेशन है 11.5%। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं 2022-23 में 6.4%, 0.3% पहले ज़्यादा था 2021-22 में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं 2022-23 में क्या है? 583 बिलियन डॉलर। अभी आपको पता है रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से हम 600 से ऊपर चले गए। जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो 6 से 6.8% के बीच रहने वाला है। सर्विसेज की ग्रोथ रेट ऑफ जीबीए एट बेसिक प्राइस, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं 9.1%। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करते हैं 3.5%, 4.1%, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया देखो, नेट जीरो टारगेट अलग अलग कंट्री का क्या है। इंडिया का है 2070, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया का है 2060, टर्की का है 2053, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इन सब का है 2050, और जर्मनी, सिंपल पूछेगा सबसे पहले किसका है? जर्मनी का है। तो जर्मनी का बिल्कुल याद रख लेना। अब यहाँ पे देखिए, ग्रोथ रेट ऑफ जीबीए एट बेसिक प्राइस की बात करते हैं। बेसिक प्राइस की बात करते हैं तो तीनों सेक्टर का देख लेते हैं।
एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के कितना था, 3% और 2022-23 में 3.5%। मेरे हिसाब से आप ये याद रखना है, ये आप नहीं याद रख सकते हो, मतलब इतना चीज़ तो हम याद भी नहीं रख सकते। इंडस्ट्रियल एरिया का 10.3%, इसका 4.1%। देखो ये इसलिए इतना बढ़ गया था क्योंकि इसके पिछले साल वाला बहुत कम गया था कोविड के कारण, तो उस पे अगर कम पे अगर आप थोड़ा भी बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ा हुआ परसेंटेज में लगता है ना। सर्विस का 8.4%, यहाँ पे 9.1%। और ये क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंडिया की रैंक अलग अलग फील्ड में, जैसे देखो मिल्क के प्रोडक्शन हम सबको पता है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 2nd पोजीशन में मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग। वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में पहला, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल में पहला। देखो सिर्फ आप पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 2 पहिए और 3 पहिए की बात कर रहे हैं। क्रूड स्टील को में सेकंड, एग में थर्ड आता है, थर्ड। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थर्ड, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी थर्ड है। पैसेंजर व्हीकल में चौथा नंबर है पैसेंजर। रेलवे नेटवर्क में भी चौथा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये देखना पड़ेगा, इसमें रिसेंटली इंडिया 4th पोजीशन पे पहुंच चुका है। 4th इंडिया किस किस के नीचे है, इंडिया सबसे पहले आता है चाइना, फिर जापान, स्विट्जरलैंड के जस्ट बाद इंडिया आता है। इन सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड 7th नंबर पे आएगा, मीट में 8वां नंबर और सर्विस इंपोर्ट में 10th नंबर। तो अभी क्योंकि बहुत अब टोटल हमें टू द पॉइंट 12 चैप्टर में करने हैं, 12 चैप्टर में डिवाइड है इकोनॉमी सर्वे इस बारी का। सबसे पहले 2022-23 में स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिकवरी कंप्लीट, मतलब क्योंकि हम लोग क्या पूरी दुनिया बहुत बुरे फेज में गुजरी थी, तो हम रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी हमने कंप्लीट कर लिया है। 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट क्या है, 6 से 6.8%, 6 से 6.8% के पास रहने वाला है। उसके बाद इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कितना पहुंच चुका है, 7.2% पहुंच चुका है 15 साल या उससे ज़्यादा के लोगों के बीच। अब यहाँ पे देखिए ग्रोथ जो हमारा रेट है ना, एवरेज है 6.9%, मतलब सारे एजेंसी मिला के, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, जैसे एडीबी कुछ और, मूडी कुछ और, तो ये सब इतना मत याद रखना, ठीक है ना, नहीं याद रहा जाता है। वर्ल्ड का इंडिया जो है ना 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है अंडर परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, 5th लार्जेस्ट है मार्केट एक्सचेंज रेट में, मतलब 3rd और 5th याद रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट रखना है, एक 6 से 6.8 जो हमारा ग्रोथ है, 7.2% है अनएम्प्लॉयमेंट 3rd और 5th। उसके बाद इंडिया का मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक क्या है, बिट ऑप्टिमम एंड होप। बोला कि जो हमारा ग्रोथ था उससे पहले, पैंडेमिक से पहले, उससे ज़्यादा है हमारा अभी। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ का बहुत अच्छा रोल है, 2 हमारे स्कीम का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि 2019 में आया था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2021 वाला। अगला क्या है, फिस्कल डेवलपमेंट रेवेन्यू रिलीज। देखो एक तो क्या है कि फिस्कल डेवलपमेंट हमारा अच्छे से चल रहा है, कैसे, देखो हमारा ग्रॉस टैक्स जो रेवेन्यू था ना वो 15.5% से ग्रोथ कर रहा है, और इसके साथ जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है ना वो भी इम्प्रूव हो रहा है। देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2021, 22 और 23 में 1.49 लाख करोड़ है, ठीक। ये एक्चुअली एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन है, एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन। उसके बाद सेंटर और चीज़ करती है, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। उसके बाद इंडिया का जो कैपेक्स लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी है ना, इंडिया को अच्छा ग्रोथ दे रही है, जिससे हमारा जो डेट है ना वो सस्टेनेबल हो रहा है। अगला टॉपिक क्या है, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन ए गुड ईयर। पहला, आरबीआई ने इनिशिएट किया अपना मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल अप्रैल 2022 में, और इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया पॉलिसी रेपो रेट हाइक ऑफ 225 पॉइंट्स, और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये भी डिक्लाइन किया है 5% से पिछले 7 साल में, ठीक ना, डिक्लाइन किया है 5% डिक्लाइन किया है। अगला टॉपिक है
इंडिया की जो इंश्योरेंस मार्केट है ना वो इमर्ज कर रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है जब से नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना आया तब से। अगला टॉपिक क्या है, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। टाइट रोप वॉकिंग, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट पीक किया है 7.8% से, और बट वन ऑफ द लोएस्ट है वैसे भी रिटेल इन्फ्लेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया फिस्कल मेजर, जैसे पहला रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, इसमें एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है, ठीक है, ताकि अच्छा से ग्रोथ कर सके। मतलब चाहती, देखो एक तो हमारा वैसे भी इन्फ्लेशन रेट, रिटेल इन्फ्लेशन रेट मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, वो 7.8% है तो ज़्यादा, बट दुनिया में कम है। दुनिया में बहुत देशों का में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और इसके बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ मान लो कोई इन्फ्लेशन कब होता है, जब हमारे यहाँ जो सप्लाई कम हो जाती है, तो सप्लाई को बढ़ाना है ना, सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दे रहे हैं राइस पे। जैसे अभी तो राइस पे बैन लगाया गया है, ठीक है, तो अगर इस पे बैन लगा दें तो क्या हमारे देश में रहेगा, हमारे देश में रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, तो यानी सप्लाई ज़्यादा, तो सप्लाई ज़्यादा तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगा। तो यही सब काम किया जा रहा है। अगला चैप्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिग टेंट। एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल है क्या, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो जो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो आउटले है, एक्सपेंडिचर है इस फील्ड में, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले फील्ड में बढ़ा है। इसमें से सिर्फ सेंटर का कितना एक्सपेंडिचर है, विथ इट्स शेयर इन टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, स्टेट का देखो दोनों का मिला के कितना है, 21.3 लाख करोड़। टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेंडिंग का 26.6% है। उसके अलावा और क्या हुआ है, रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इम्प्रूव हुआ है। 2018-19 में ये बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है, 19.7% था, ये 27.7% हो गया। उसके बाद जो लगभग 41 करोड़ पीपल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं 2005-6 से 19-21 के बीच में, यूनाइटेड नेशन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से। आयुष्मान भारत प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगभग 22 करोड़ बेनिफिशियरी हो गए हैं। और पीएम श्री स्कूल ये कंस्ट्रक्ट किया गया 2023 से 27 में, कंस्ट्रक्ट किया जाए कितना, 14,500। इकॉनमी सर्वे के हिसाब से जनवरी 2023 तक लगभग 220 करोड़ डोजेज दिए जा चुके हैं। ई श्रम पोर्टल क्या है, एक नेशनल डेटाबेस बनाना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज ई श्रम पोर्टल याद रख लेना। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर, इंडिया का प्लेज क्या है कि नेट जीरो इमिशन बनाना है 2070 तक। एक इंडिया का गोल क्या था, इसमें जो पंच अमृत पे गोल है ना, पंच अमृत, उसमें इंडिया का गोल है कि 2030 तक जितने भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, वो नॉन फॉसिल्स फ्यूल से पे चलो, ठीक है ना, नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स वाला हो। इलेक्ट्रिसिटी जितना हम यूज करते हैं ना, उसका 50% क्या है, नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स वाला हो। तो हम लगभग 40% तो ऑलरेडी अचीव कर दो। अब ने हमने देखो पहले यही था, हमने अपना वो टारगेट बढ़ा लिया। पोटेंशियल इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स ये एक्सीड करेगा 500 गीगावाट 2030 तक। उसके बाद ड्यू टू विच द एवरेज एमिशन रेट टू रिड्यूस ऑब्वियसली 29% बाई 22 मतलब जितना अभी एमिट कर रहा है ना, 2014-15 में जितना एमिट कर रहा था ना, उससे एमिशन लगभग 29% कमेगा। इंडिया विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट जीडीपी बाई 45%। देखो 2029-30 तक कितना हो जाएगा, 29%, हमको 45% करना है एज कम्पेयर टू 2005 लेवल। अगला मतलब इसी चैप्टर में है मास मूवमेंट, एक लाइव कैंपेन चला रहा है, लाइव कैंपेन। उसके बाद सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ध्यान देना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया नवंबर 2022 में, ताकि कार्बन इंटेंसिटी को कम किया जा सके। सॉवरेन यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड है ना, ग्रीन बॉन्ड, ताकि कार्बन इंटेंसिटी को इकोनॉमी से कम किया जा सके। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को कब इशू किया गया, यूनियन बजट 2022-23 में, पिछले साल। और ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी
इसको इशू करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क हमने देख लिया। अगला क्या है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, और एक और है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये लॉन्च इसलिए किया है ताकि इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना जा सके 2047 तक। कुछ और चीज़ इसमें लिखा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, दो है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल डेवलप एन एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक क्या करेगा, इतना कैपेसिटी बना लेगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर क्या है, कुमुलेटिव रिडक्शन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट विल अचीव बाय द ईयर। मतलब हमको क्या कर रहा है कि 1 लाख करोड़ हमको अचीव करना है, कि इतना हमको कम खर्चा करना है। तो बाय 2030 अबाउट 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विल बी एडेड एंड एनुअल ग्रीन हाउस एमिशन, जो कि रिड्यूस होगा 50 मिलियन मीट्रिक टन। बहुत अच्छा काम है। उसके अलावा नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया अक्टूबर 2022 में, ठीक है ना। सिर्फ एक महीने की बात करते हैं इसमें 61.6 गीगावाट। 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया गया, याद रखें कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया गया क्लाइमेट चेंज के लिए, 12, ठीक है। अगला क्या है, अगला करंट अफेयर्स क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या है कि लगभग 0.15 हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग पहुंचाना है, 10 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन को कवर करना है, मेजर टारगेट यही है। उसके अलावा और क्या क्या टारगेट है। उसके बाद इंडिया ने जो अपना INDC बनाया ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बनाया, इंडिया ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है किसको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इंडिया ने अपना पहला सबमिट रिपोर्ट किया था और UNFCCC में अक्टूबर 2015 को, जिसमें 8 गोल थे। उसके अलावा इकोनॉमी सर्वे ने ये बोला कि कार्बन स्टॉक जो है ना ट्री कवर का, वो भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, टोटल वैसे 7204 मिलियन टन है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, ये 18 स्टेट में फैला है, ये बात याद रखिए। और जितने टाइगर है ना पूरी दुनिया में, उसका 75% तो यहीं पे रहता है। और इंडिया में जो 17 टाइगर रिजर्व है उसको कैट्स का एक रिकग्निशन प्राप्त है, ये एक रिकग्निशन है, कैट्स सर्टिफिकेशन आप मान सकते हो। और इंडिया पता है क्या हुआ है, T/2 अवार्ड इंडिया 2 बार, 2 हैव, मतलब इसमें से 2 को तो T/2 का अवार्ड्स में मिला है। और तो टाइगर के पॉपुलेशन को दोगुना करना में सबसे पहले नेपाल ने किया था, और उसके बाद भारत ने किया था। इकॉनमी सर्वे के हिसाब से इंडिया में लगभग इतना एशियाटिक लाइन से, ये याद रखने की जरूरत नहीं। इंडिया में टोटल जो एलिफेंट है ना पूरी दुनिया का, उसका 60% से ज़्यादा वर्ल्ड का दुनिया का एलिफेंट यहीं पे मिलता है। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब हम फोकस फूड सिक्योरिटी पे सिर्फ नहीं करते, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे करते हैं। देखो पहला एडवांस एस्टिमेट्स आया था, ये क्वेश्चन पूछ देता है, 2022-23 का पहला एडवांस एस्टिमेट आया, उसमें बताया कि टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना है, 315.7 मिलियन टन। उसमें से खरीफ का प्रोडक्शन कितना है, 104.9 मिलियन टन खरीफ का प्रोडक्शन। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा ग्रो किया है ना, वो 4.6% के रेट पे ग्रो किया है लास्ट 6 साल। एवरेज की बात करते हैं, बस 2021-22 में हमारा ग्रोथ थोड़ा कम था, सिर्फ 3% एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर में। उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, कितना, $50 बिलियन ड्यूरिंग 2021-22, $50.2 बिलियन ड्यूरिंग 21-22। उसके अलावा 2018-19 के बजट में कहा गया था कि जितना जो MSP होगा ना, MSP कम से कम उतना मिलेगा जितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है ना, उसका 1.5 टाइम्स तो कम से कम मिलेगा। कितना, 1.5 टाइम्स, ये याद रखना है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर 2018-19 के हिसाब से MSP कितने फसल पे दिया जाता है, 22 फसल पे, जिसमें खरीफ रबी के फसल आते हैं और भी कुछ फसल आते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड कितने लोगों को इशू किया गया? 3.89 करोड़, याद नहीं रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड आया कब था? ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1998 में। उसके अलावा इंडिया हैज 44.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर है, जो कि दुनिया का हाईएस्ट है। सिंपल पूछेगा, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर दुनिया में कहाँ है? इंडिया में। उसके बाद क्या है? अंडर द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के हिसाब से इंडिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का को प्रमोट किया जाता है। किसके द्वारा? एफपीओ के द्वारा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एफपीओ के द्वारा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक खेती का प्रमोशन किया जाता है। अभी कितना लैंड है ये याद नहीं रखना है। उसके अलावा थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स बताया 2021-22 का कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, कितना? 342। क्लियर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 75th सेशन जो कि 2021 में हुआ था, डिक्लेयर किया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसमें अपनी भूमिका निभाई थी मिलेट्स को प्रमोट करने में इंटरनेशनल लेवल पे, थ्रू इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशियस सीरियल इनिशिएटिव। उसके बाद फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स हुआ था 2021-22 के हिसाब से, तो लगभग 50.9 मिलियन टन ऑफ मिलेट कोर्स ग्रेन ये प्रोड्यूस किया गया। ध्यान देना, इसमें से विच इज़ 80% ऑफ द एशियाज एंड 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। एशिया का टोटल प्रोडक्शन का 80% सिर्फ भारत ग्रो करता है। कौन? मिलेट कोर्स ग्रेन की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने एक विजन लाया था जिसका नाम था शाहकार से समृद्धि। शाहकार से समृद्धि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट जितना है ना, उसमें से इंडिया का एग्रीकल्चर कितना है? 10.9% है, 10.9% है। और गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था टू प्रोवाइड फ्री फ्रूट ग्रेन टू अबाउट इतना करोड़ बेनिफिशियरी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर 1 ईयर। ये तो आपको पता ही है, फ्रॉम जनवरी 1, 2023 गवर्नमेंट पे प्रोवाइड कर रही थी। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये तो आपको पता है कोविड-19 के समय तक चला था। इसका भी लेटेस्ट फेज चल रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2022। इसके अंतर्गत क्या है? 5 किलो एडिशनल फूड ग्रेन दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशियरी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पीएम किसान की स्कीम के तहत कितने लोग हैं? लगभग 11.3 करोड़ है। उसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के तहत कितने फार्मर है ये ध्यान नहीं रखना है। अब क्या है, इंडस्ट्री में है जो हमारा ग्रोथ है ना, काफ़ी स्टडी देखा गया है, काफ़ी ऊपर देखा गया है। ये इसका देखो, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का शेयर जीडीपी में सबसे हाईएस्ट है 2016 में। उसके ये तो हमने पहले ही देख लिया कि सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया भारत, लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनेरिक मेडिसिन का, और दुनिया का 20% यहीं से सप्लाई होता है। उसके बाद इंडिया रैंक में क्या है? थर्ड है वर्ल्ड वाइड फार्मा प्रोडक्शन में। अगर वैल्यू में बात करें तो इंडिया 14वें नंबर पे है। ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। और इंडिया का एम क्या है पता है? $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनाना बाय 2025। सिंपल पूछेगा कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी कब बनाने का टारगेट कब है? 2025 में टारगेट है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, यहाँ देखिए 2019 में जितना था उसका 3 गुना हो गया है। कोल प्रोडक्शन में भी हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, अब कितना पहुँच गया? 911 मिलियन। ये याद नहीं रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है। उसके अलावा मेक इन इंडिया 2.0 ये कितने सेक्टर में है? 27 सेक्टर एज वेल एज 24 सब सेक्टर में, ये भी हम समझ गए। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और ताकि हम चाहते हैं सेल्फ रिलायंस, जो हमारा PLI स्कीम हमने लॉन्च किया है, PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम है, उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? 24 कैटेगरी में, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। अगला है सर्विस, तो हमारा यह सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। रेट कितना परसेंट ग्रोथ है? 9.1%। और हमने सर्विस का एक्सपोर्ट कितना किया? 254.5 बिलियन किया। 75 डिजिटल बैंकिंग को हमने लाया है ताकि हमारा फाइनेंशियल सर्विस को और इम्प्रूव किया जा सके।
उसके अलावा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का। इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमने एफडीआई लिमिट को 49% से कितना कर दिया, 74%, और इंडिया 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन गया अब। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, एक्सटर्नल में देखो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये वाला लिखा है, ये इंपोर्ट की बात करते हैं, ये डेटा याद नहीं रखना है। इंडिया ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया अभी तक। यहाँ पे देखियो अभी लेटेस्ट किसके साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद यूएई के साथ अभी किया है, यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसके बाद आज देखो ये क्या है, आरसीईपी के जो देखो आरसीईपी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन एशियान कंट्री और 6 अदर डब्ल्यूटीओ का मेंबर है ना, इसके साथ हमने किया है एक एग्रीमेंट। एक कृषि उड़ान स्कीम है, कृषि उड़ान स्कीम, ठीक है। मतलब ये तो हमने समझ लिया, आसियान के अलावे जो 6 मेंबर कंट्री है ना जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, इन सब ने मिलके आरसीईपी साइन किया। बट ये फॉर्मूला इफेक्ट में कब आया, और इंडिया बट इसको ज्वाइन नहीं किया, याद रखना। इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2022 से। कृषि उड़ान मतलब इसके देखो इंडिया इसके हर बात से एग्री नहीं कर रहा था, इसलिए इंडिया अभी होल्ड पे है इसमें। कृषि उड़ान के स्कीम का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना अच्छे से। कृषि उड़ान 2.0 अभी लॉन्च किया गया है। उसके बाद करेंट अकाउंट डेफिसिट अप्रैल से सितंबर 2022 तक रिकॉर्ड किया गया है, कितना 3.3% ऑफ जीडीपी, याद रखना है 3.3% ऑफ जीडीपी। उसके बाद अप्रैल से सितंबर के लिए कितना है, 4.4% ऑफ जीडीपी। ये 2022 का था, ये भी तो वही पीरियड है करेंट अकाउंट। ये एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योंकि ये सेम टाइम पीरियड के लिए दिखा रहा है। ये 2000 हो सकता है 2021 वाले के लिए पीरियड के लिए हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये बहुत पुराना है, अब $609 बिलियन हम पहुंच गए, जो कि 4th नंबर पे पहुंच गए। बाई नवंबर इंडिया में ये नहीं है। अब एक्सटर्नल डेट इशूड किया है, ये इतना $610 बिलियन के आसपास है। उसका लास्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिजिकल एंड देखो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसा लगाया गया है। उसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आपको पता है लॉन्च किया गया अगस्त 2021 में और ऑपरेशनल है। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ डेटा उतना इसमें याद नहीं रखना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ 59 सोलर पार्क, ठीक है। उसके अलावा अभी जो हमारी एनर्जी है ना, सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, थर्मल का है, उसका रिन्यूएबल में। और थर्ड कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो। ये बस याद रखना ना कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023 में मतलब अक्टूबर 2022 तक, फाइनेंशियल ईयर 2023 जब भी बोलते हैं ना, इसका मतलब अब पता है आपको क्या होता है, इसका मतलब मार्च 31 मार्च 2023 तक। तो अक्टूबर 2023 का 22 तक का डेटा आया है, 4060 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। टोटल नेविगेशन लेंथ वाटरवेज का इंडिया कितना हो गया, 14,850 किलोमीटर। मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, याद रखें मैक्सिमम लेंथ है वेस्ट बंगाल में। अभी 106 न्यू वाटरवेज को डिक्लेयर किया गया नेशनल वाटरवेज, अब टोटल 111 हो गए हैं, हमको पता है। एक इनलैंड वेसल्स एक्ट 2011 है, इसको इनैक्ट किया गया, जो पुराना एक्ट था ना उसको हटा के, और ताकि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा इंडिया का जो रोड रेलवे नेटवर्क है ना, वो 4th लार्जेस्ट हो गया है, हमें पता ही है। और यूपीआई ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा उछाल है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये याद है, टेली डेंसिटी याद रखना, इंडिया में जो टोटल टेली डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, दिल्ली में है, और सबसे लोएस्ट कहाँ पे, बिहार में है। लगभग 84 करोड़ कस्टमर के पास अपना इंटरनेट कनेक्शन है। यहाँ पे देखो टोटल फर्टिलिटी रेट NFHS के हिसाब से 2.0 है, और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से 2.0 है। टोटल मोर्टालिटी रेट 35.2 है, यहाँ पे 28 है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का डेटा नहीं है, इनके पास 97 है। नियोनेटल का 24.9 है, 20 है। अब मोर्टेलिटी रेट अंडर चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ऑफ एज ये 41.9 है, ये 32 है। बिहार बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया टॉप रेमिटेंस बन गया $100 बिलियन, फिर मैक्सिको, फिर चाइना। अगर बात करें एफडीआई का, सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, फिर यूएसए से। सबसे ज़्यादा किस फील्ड में है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिर सर्विसेज, फिर ट्रेड, सबसे ज़्यादा आया कर्नाटका में। थैंक यू सो मच।